मैं हनुमान वर्मा ओबीसी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। हम 17 फरवरी को रोहतक की धरा पे FSA के न्याय, सामाजिक न्याय, ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग गर्जना रैली रोहतक की धरा पे करने जा रहे हैं 7 मुद्दों को लेके, जिसमें पहला मुद्दा है हमारा जातीय जनगणना, दूसरा मुद्दा 33% महिला आरक्षण बिल, उसमें ओबीसी का कोटा हो, तीसरा मुद्दा हमारा 127वां संविधान संशोधन बिल वापिस हो, चौथा मुद्दा हमारा है क्रीमी लेयर जो केंद्र की तर्ज पर 2016 की नोटिफिकेशन के अनुसार हो, पांचवा मुद्दा है हमारा 27% आरक्षण 1 और 2 में पूरा हो, और अगला मुद्दा है हमारा 33% महिला आरक्षण बिल है उसमें ओबीसी का कोटा हो, और आखिरी जो मुद्दा हमारा है 25 विधानसभा और 3 लोकसभा अति पिछड़ों को मिले जिनकी 32% संख्या है। इन मुद्दों को लेकर हम एक यात्रा मैम की धरा से 26 नवंबर को दीप प्रज्वलित करके मैम 24 चौंतरे से चलेंगे, और उसके बाद 31 तारीख को 60 फुट का पुतला नरेंद्र मोदी का फूंकेंगे। 26 तारीख ही क्यों चुनी? 26 तारीख संविधान दिवस है, और उसी दिन क्योंकि एक्चुअल में जो हमने FSA के जो नाम दिया है फुल्ले, साहू जी, अंबेडकर जी और कर्पूरी ठाकुर, इन 4 महापुरुषों को लेके जो हमने संविधान निर्माता जो है जिस दिन संविधान लिखा गया उसी दिन हम हमारे अधिकार जो हनन हो रहे हैं उनको पूरा कराने के लिए की यात्रा करने जा रहे हैं। और 31 तारीख को आप पुतला फूंकने कह रहे हैं, 31 ही क्यों चुनी आपने? 31 के बाद अगले दिन नया साल का आरंभ होगा, उसी दिन हम उस झूठे ओबीसी का जो यूं कहता है कि मैं ओबीसी का हूं, ये कह के जो इस देश का प्रधानमंत्री बन गया, उसका दाह संस्कार उसी दिन पुतला फूंक के दहन करेंगे कि आज के बाद ओबीसी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। 60 फुट का कह रहे हैं कि आपने 60 फुट ही क्यों? 60 फुट इसलिए माय डियर कि इस देश में हमारी संख्या, आज जब बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें आईना दिखाने का काम कर दिया जातीय जनगणना करके, 63% वहाँ संख्या है, तो अब वो 60% है, इसलिए 60 फुट का पुतला उस झूठे ओबीसी बनने वाले उस नरेंद्र मोदी का फूंकने का काम करेंगे। जी बीजेपी की बात तो ठीक है, कहीं ना कहीं आप कांग्रेस में वक्ता भी हैं, जी जी, अपने बयानों से दिख रहा है कि आप कांग्रेस के खिलाफ भी जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले ओबीसी हूँ, पार्टी बाद में मेरे लिए, लेकिन हमारे नेताओं ने जो बात करी कि हम आपको पूरा हक देंगे, मैं तो एक बात आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अति पिछड़ा वर्ग का एक डेलीगेशन मिलेगा और ये साथ के साथ मुद्दे उनके सामने रखेंगे। ऐसा तो नहीं कि इसको डाइवर्ट किया जा रहा हो माहौल को बढ़ाने के लिए कि कांग्रेस की तरफ दिया जाए? ऐसा कुछ भी नहीं है। 76 साल से जो हमारे साथ कुठाराघात हुआ, जो 4 व्यक्तियों ने एक लड़ाई को लड़ा था, अब 5वां व्यक्ति उसने पूरा करने का काम करा है। 75% आरक्षण बिहार में करने का काम करा है। अब तो हमें वो नहीं चाहिए 50% में 27%। कांग्रेस का राज सबसे ज्यादा रहा है, बीजेपी तो अभी आई है, बीच में 1-2 बार और आगी होगी, जी जी, लेकिन सबसे ज्यादा कांग्रेस का राज रहा, तो इसके लिए दोषी कौन? इसमें कांग्रेस? मैं मानता हूं कि कांग्रेस दोषी थी। अगर कांग्रेस दोषी नहीं होती तो फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर क्यों हुई? यही तो ओबीसी था जिसके कारण राज जो है ना बीजेपी का आया। जब सत्ता से बाहर फेंक दिया जिस पार्टी का, उसके बाद वो दोषी नहीं रहती, दोषी तो अगली हो जाती है जो ये कह के कहती कि हम ओबीसी को पूरा देंगे। इसमें अगर पार्टी को दोष ना दे करके हम जो जातीय नेता है उनको दोष दे तो कैसा रहेगा? इसमें कोई शक नहीं। सबसे ज्यादा गुनाहगार अगर कोई है तो पार्टी में बैठे वो पार्टी के दल्ले हैं जो ओबीसी बन के और MP MLA बन जाते हैं, और वो अपनी बात पार्टी फोरम पे नहीं उठाते, इसलिए हमारे साथ ये कुठाराघात हो रहा है। अगर वही लोग बोलते, अगर वही लोग उनके चापलूस नहीं होते तो आज ओबीसी का ये हाल नहीं होता। पर मैं नीतीश कुमार जी का पुनः आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आईना दिखाने का काम करा ओबीसी को कि ओबीसी इस संख्या में है। इसलिए आप भी एक उस बड़ी पार्टी जिसका नाम भी लिया जाए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, जी जी, तो आप पर समाज क्या कहेगा? माय डियर, एक बात कहना चाहता हूँ। इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में था जब 127वां संविधान संशोधन बिल लाया गया। आप अखबारों के माध्यम से, आपके प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे कि सबसे पहले पार्टी में रह के
इस 127वें संविधान संशोधन बिल का विरोध मैंने किया था और मुख्यमंत्री के पास बैठकर मैंने क्रीमी लेयर के बारे में ये कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप ये गलत कर रहे हैं हमारे पिछड़ा वर्ग के साथ। आप 2016 का जो नोटिफिकेशन है उसके अनुसार क्रीमी लेयर को कर दें। जब उन्होंने कहा कि मैं ठीक और मोदी गलत है तो हमारे समझ में आ गया था कि ये व्यक्ति विशेष तौर पे ओबीसी के साथ कुठाराघात करते हैं। 127 के बारे में बात बताएं कि क्या 127वां संविधान संशोधन बिल ये है कि केंद्र ने कानून बना दिया कि अब जिस राज्य में जो मुख्यमंत्री होगा वो चाहे उस जाति के किसी भी जाति को ओबीसी के अंदर शामिल कर सकता है। इसमें कोई दुराय नहीं। अब कोई भी इसके ऊपर आयोग खत्म हो चुका है, अब इस पे आयोग का कोई मामला नहीं रहा। ये तो सीधा कानून बना दिया। अब सलाह आएंगे ना वो अपने चहितों को उस कौम को उसके अंदर एंट्री करा देंगे और ये पूरा का पूरा ओबीसी का जो आरक्षण है इसको खत्म करने का जो मामला है ये 127वां संविधान संशोधन बिल है। जी 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 मेरा नाम सुरेश प्रजापति है और मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी? भारत आज़ाद होने को 76 साल हो गए। आज तक न तो कांग्रेस और न बीजेपी किसी भी पार्टी ने जो हमारा बिल्कुल पिछड़ा हुआ जो पिछड़ा है, जो दलितों के बराबर में है, जो 32% है हरियाणा के अंदर, आज तक किसी भी पार्टी ने कोई सुनवाई नहीं करी, किसी भी प्रकार का उनको हक नहीं दिया। तो हमारी 28 अक्टूबर को एक मीटिंग भिवानी में हुई थी और उसमें हमने निर्णय लिया कि 17 फरवरी को रोहतक के अंदर हम एक रैली करने जा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा कारण यही कि हमारे अधिकारों का कत्लेआम किया जा रहा है, खास करके बीजेपी ने। आज 56 इंच सीना का जो प्रधानमंत्री हमारा ओबीसी था, उसने कह दिया भी मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ। और सबसे बड़ा नुकसान ओबीसी का इस 56 इंच के प्रधानमंत्री जी ने किया। इन्होंने हल्फनामा दिया कोर्ट के अंदर भी जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएंगे। एक हमारे जो संविधान का इन्होंने एक बदलने का काम किया, 127 का कानून, जिसमें जो बिल्कुल जो हमारे पिछड़े हुए लोग हैं, यदि इसके अंदर कोई भी दबंग जाति आ जाती है तो पहले से ही हम दबे कुचले हैं और कोई दबंग जाति उसके अंदर आ जाती है तो हमारे हकों को बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए हमने एक अपना मीटिंग करके भिवानी में 17 की जो रैली करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग की वो रैली होगी और उसके अंदर हम हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो हमें न तो कांग्रेस से आज तक कुछ मिला और न बीजेपी से। तो मैं खास करके जो अति पिछड़ा वर्ग के जितने भी हमारे महानुभाव जो पार्टियों में बैठे हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं, जैसे हमारे हनुमान जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि मैं ओबीसी पहले हूं। जिस दिन हमारे जो लीडर बैठे हैं पार्टियों के अंदर ओबीसी के, वो उनको छोड़ के उन पार्टियों को और अपनी सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे तो कोई भी ऐसा हल्का या इसका एमपी की सीट नहीं होगी जिसके अंदर हमारी सीट हम नहीं निकाल सकते। तीसरा मोर्चा भी बनाने के लिए हम तैयार बैठे हैं और हमारे साथ हमारे दलित भाई, बाम सेब के साथी सारे के सारे अपनी मतलब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठे। यदि अब भी आज तक हमने 63 साल 65 साल जितने साल भी कांग्रेस ने राज किया, उसने इस पिछड़े वर्ग के दम पे ही राज किया। और जब से पिछड़ा वर्ग 2014 के बाद बीजेपी की तरफ गया है, कांग्रेस की हालत आप देख लो, 40 सीटों के ऊपर आके खड़ी होगी। तो आज हम सभी पार्टियों को आपके चैनल कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों ने आपको हक नहीं दिया, तो किस पार्टी की तरफ जाना चाहिए? हम पार्टी की तरफ उसी की तरफ जाएंगे। आज जैसे हमारे भाइयों ने कहा भी हमारे को जो हमारे अधिकार देंगे नीचे से लेके पार्लियामेंट तक, जैसे मान लिया हमारी मांग रखी भी 25 एमएलए की सीटें और 3 एमपी की सीटें, जो पार्टी देगी हम उसका सहयोग कर सकते हैं। यदि किसी पार्टी ने हमारे को ऐसा हमारा हक नहीं दिया, लॉलीपॉप देने का काम करेंगे, तो सभी पार्टियों की कब्र खोदने का काम अति पिछड़ा वर्ग करेगा। मेरा नाम सुरेंद्र पांचाल है और मैं इस गर्जना रैली का प्रदेश प्रभारी हूँ। इस रैली का गर्जना रैली ही क्यों नाम रखा है? इस गर्जना रैली इसका नाम इसलिए रखा है कि इसमें जो मूल पिछड़ा वर्ग है वो 17 फरवरी को रोहतक में दहाड़ेगा और जिनको आज तक हक अधिकार नहीं मिले हैं वो अपनी बात रखेंगे। किस मतलब गर्जना
का कारण पूछना चाहते हैं, वे किस प्रकार की गर्जना करना चाहते हैं? लंबे समय तक जो आज तक हजारों सालों तक हम पहले जो है ना गुलाम रहे, अब 76 साल की आज़ादी के बाद भी जब हम आज़ाद हैं उसके बाद भी हमारे हक अधिकार नहीं दिए जा रहे, इसलिए हम जो है ना जो अभी पीछे जो महिला आरक्षण बिल लागू हुआ उसमें ओबीसी की महिलाओं को हिस्सेदारी नहीं दी गई, ऊपर से हमारे ऊपर क्रिमिलेयर जो है ना एक विशेष समाज द्वारा जो थोप रखा है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनका जो राइट नहीं बनता था, क्योंकि कानून बनाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, कानून बनाना संविधान सभा का और उनका काम है। तो इस तरह के जो मुद्दे हैं वो उनके ऊपर हम जो है ना गरजेंगे 17 फरवरी को। वीर सैन ओबीसी रोहतक, मैं आपके माध्यम से तमाम ओबीसी बहुजन निवासी और मूल निवासी भाइयों को दो बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 17 फरवरी को रोहतक के अंदर गर्जना के नाम से एक बहुत ही ज़बरदस्त विचारों को उथल पुथल कर देने वाली और इस देश के 42% कमज़ोर पिछड़ी जाति के लोगों को, मूल बैकवर्ड के लोगों को एक संगठनात्मक एक ताकत के रूप में एक प्रदर्शन करने का मौका मिल रहा है। इस समय 2024 में जब देश की दो ताकतें लड़ने जा रही हैं, एक संविधान के हक की और एक संविधान के विरोध की, तो ऐसे हालात में अगर इस देश का कमज़ोर पिछड़ा वर्ग ना बोले तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय भविष्य में हो सकता है। तो आज की जो पीसी है उसमें खास करके मैं दो बातें, एक तो ये अभी जो जातीय जनगणना से आपने कहा कि भी जातियाँ ज़्यादातर इनका जो अनुछाड़ आएगा, जातिगत समाज के अंदर नुकसान रहेगा। ये जाति जनगणना केवल जाति ही की पीछे फेंक दिया गया, उन लोगों तक असली स्थिति क्लियर हो जाएगी। उन लोगों के लिए स्पेशल योजनाएं बनेंगी जो बहुत पीछे रह गए, उन लोगों की स्थिति को वो तभी आगे आएगी जब जाति जनगणना हो पाएगी। दो ताकतें देश के अंदर काम कर रही हैं, एक संविधान विरोधी और एक संविधान के पक्ष की। जी, तो कौन कौन सी हैं दो ताकतें? दो ताकतें मैं ये समझता हूँ कि जो भाजपा जो सरकार है, आरएसएस जो इसका प्रमुख जो चेहरा है, वो कभी नहीं चाहते अगर इस देश का जो बाबा साहब ने जो सिस्टम खड़ा किया, उन लोगों ने उस टाइम में 208 लोगों ने जो इस देश का संविधान के अंदर 6 महीने तक जो डिबेट चली, एक एक बिंदु के ऊपर डिबेट चली, संविधान के हर आर्टिकल के ऊपर डिबेट हुई, तो ये इतना ज़बरदस्त संविधान वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं है। लेकिन उसके अंदर हर मानव को, हर वर्ग को बराबर का अधिकार है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार। वो चाहते हैं कि जो संविधान से पहले जो भारत का जो सामाजिक ढांचा था, वही ढांचा पुनः दोबारा बना करके इस देश के अंदर जो जाति धर्म के नाम से जो सदियों से जिन लोगों को छड़ा के मारा गया, जिन लोगों के अधिकार पूरी तरह छीन लिए गए, पशुओं से बदतर जिनकी जिंदगी बना दी, भविष्य में जो नए भारत का जो लोग आह्वान करना चाहते हैं, ये पुराने भारत में लौटाकर किसी देश के अंदर फिर गंदगी पैदा करना चाहते हैं, वही लोग नहीं चाहते कि भारत का जो संविधान है ये लंबे समय तक चले। इसमें मैंने कहा कि जो सामूहिक रूप से जो आयोग ने जो श्रेणी विभाजन नहीं किया, कर्पूरी जी का मेथड अगर लागू नहीं करेंगे तो कमजोर पिछड़ी जातियां, जन्म जातियां जो अपना काम धंधा करती है, वो जातियां सदा इनका शोषण रहेगा। क्योंकि ये क्लियर है कि जो जहां मजबूत होता है वो हमेशा कमजोर के ऊपर अपना दबाव बना के रखता है, उसको अपने चुंगल में फंसा के रखता है। दूसरा प्रश्न आप तो मैं एक और करना चाहता था, जो एक और जो क्वेश्चन रह गया कि कांग्रेस के दिमाग में एक अलग सी चीज आ गई है। क्या आ गई है कि 5 राज्यों का चुनाव है और उस राज्यों में ऐसा लगता है, जो वो निकल के आ रहा है कि भी कांग्रेस बहुत जल्दी 5 स्टेटों में बैठने जा रही है। उसे एक हवा उठेगी, तूफान उठेगा, और उस तूफान के अंदर कांग्रेस चाहती है कि हरियाणा जैसे प्रदेश में घुस करके यहाँ जो कमजोर पिछड़ी जो जातियां हैं, इन जातियों को बिना हक दिए ही हम उस तूफान की जो रफ्तार को तेज करके और इन लोगों को जो हम पीछे जिनको दबा के रखा था, हम इनको फिर दोबारा लंबे, हम इस बात को आपको हम पूरी तरह समझते हैं, हम उस तूफान को हरियाणा की दीवार से बाहर रोकने का काम करेंगे। अगर कांग्रेस ने अगर ये गलती की, हम भाजपा से भी चाहते हैं कि हमने किसी से कोई दुश्मनी ना, हमें भाजपा से दुश्मनी ना हमें कांग्रेस से दुश्मनी, हम चाहते हैं कि हमें एक सीढ़ी की जरूरत है। जो भी पार्टी मेरे वर्ग के लोगों, इस प्रदेश के जो 32% लोग हैं, उन लोगों को जो पार्टी अपनी सीट चढ़ाएगी हम उसके साथ खड़े। हमारे सुरेश भाई जी ने ये बात कही है, हनुमान जी ने भी बात कही है, सुरेंद्र जी, हमारे सारे साथी एक ही बात कह रहे हैं, हमें किसी पार्टी से कोई प्यार नहीं, हमें कोई दुश्मनी है। एक ही बात है कि हमारा हाथ कौन पकड़ता है, लेकिन शब्दों का छल कपट नहीं। ये बात रख लेना, ये नहीं है कि इधर महाभारत के अंदर युद्ध होता है और उसके अंदर जो है अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं कुंजर डर डर बजा कर, ऐसा नहीं होने देंगे। हम अपने अधिकारों के लिए अपना लठ लेकर के और हम अपनी ताकत से खड़े हैं और इसका हम जबा के पहरा देंगे। जी एक सीटी का शब्द जी सीटी का पता है कि एक बार सीटी का सर पे बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए साइड में जी मैंने एक शब्द और किया कि हाथ पकड़ने की बात भी मैंने कही है। अगर हम सीढ़ी पर चढ़ेंगे और हम हाथ पकड़ेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, पहली बात तो हम उसका हाथ छोड़ने वाले नहीं हैं।
लेकिन अगर उसने हमने ये हमारे साथ धोखा हो रहा है तो हम अपनी सीढ़ी को जो हमारे ऊपर होगा हम सीढ़ी हटा लेंगे। आप देखना सीढ़ी हटने से हमारे ऊपर आदमी कहाँ जाके गिरेगा उसका अंदाजा आप लगा लेना। ओके।